Hello everyone, this is Kapil Sharma and welcome to Talent Funda powered by Sai Baba Infotech। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 12th और चैप्टर 1 फिजिक्स से है, जहां पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को दो पार्ट में देखेंगे। पहली चीज हम सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और दूसरा हिस्सा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये दोनों चीजें हम समझेंगे और आज की वीडियो में कवर करूंगा ये तीन टॉपिक: इंट्रोडक्शन टू चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम बेसिक देखेंगे यहाँ पे, साथ साथ आपका जो भी सिलेबस है तो उसमें मैं थ्योरी पार्ट, डेरिवेशन पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट तीनों पार्ट में कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको समझा पाऊँ, डेरिवेशन समझा पाऊँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू चार्ज, यानी कि चार्ज के बारे में बात करें। अब बात करें अगर हम चार्ज की, तो चार्ज है क्या, कहां से आता है? तो देखिए, हम सभी जानते हैं एटम, ये मान लीजिए एक एटम है और ये है एटम का न्यूक्लियस। ये है एक एटम और ये है एटम का न्यूक्लियस। हम जाते हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है और एटम से ही मिलकर बड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं जो हम आसपास देखते हैं वो बनी हुई हैं, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? एटम। अब एटम भी जो है किससे बना हुआ है? तीन फंडामेंटल पार्टिकल से, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये जो ऑर्बिट है यहां पर रहता है इलेक्ट्रॉन, यहां पर रहता है इलेक्ट्रॉन। तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज आता कहां से है? चार्ज आता है एटम से। एटम यानी कि तीन फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बात करें कि ये रहते कहां हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये रहते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस जो होता है वो दो पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसे कई बार आप कंबाइंड न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं, कई सारे ऑर्बिट होते हैं और हर एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इस न्यूक्लियस का क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। यहां पर जो मूविंग पार्टिकल होता है वो सिर्फ होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और जो फिक्स होता है, जो कहीं नहीं जाता है, वो होता है प्रोटॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में ही रहता है। ये बात हो गई किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं चीजों को, बेसिक चीजें हैं। अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज क्या है? यही इलेक्ट्रॉन और यही प्रोटॉन क्या है? चार्ज है। अगर बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है ना तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ये न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। तो जनरली हमको दो टाइप के चार्ज देखने को मिलेंगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। बात करें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये जो नाम दिया गया था कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसको नाम दिया था फेमस इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम दिया था कि एक चार्ज नेगेटिव होता है, एक चार्ज पॉजिटिव होता है। उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे कि एम्बर जो मटेरियल उसका यूज होता है, वो उस एग्जांपल हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। एटम है, एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाहर फिक्स्ड ऑर्बिट, और फिक्स्ड ऑर्बिट में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये हो गया प्रोटॉन। अब यहां पर जब किसी एटम की बात करते हैं, सिर्फ आज एटम की बात करेंगे, जब हम एटम की बात करते हैं तो दो टाइप के चार्ज हमको देखने को मिले, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब एटम की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि इन दो चार्जेस के बीच एक फोर्स काम करता है। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी कि एक फोर्स काम करेगा। और ये एटम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि एक फोर्स क्रिएट होता है, चार्जेस के बीच में फोर्स क्रिएट होता है। और फोर्स के बारे में सबसे अच्छा किसी ने डिस्क्राइब किया है तो वो है कूलॉम। कूलॉम ने बताया कि किस तरीके से चार्जेस
चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, और इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। तो अगर हम बात करें किसकी, चार्ज की, तो जो फोर्स जो क्रिएट होता है, और फोर्स क्यों क्रिएट होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण। तो वो कैसा हो सकता है बताइए, वो आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और दूसरा रिपल्सिव भी हो सकता है, रिपल भी करेगा वो, ठीक है। अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। अब अट्रैक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए, अच्छा, अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो होता है अनलाइक चार्जेस के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है वो लगता है अनलाइक चार्ज के बीच में, और जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो लगता है लाइक चार्ज के बीच में। यानी कि अगर आपके पास प्रोटॉन है और प्रोटॉन है तो ये दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा बताइए, दोनों सेम चार्ज हैं यानी कि लाइक चार्ज हैं, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। अगर वहीं पे इलेक्ट्रॉन हो, ये भी इलेक्ट्रॉन हो, तो इनके बीच में भी कैसा फोर्स लगेगा, दोनों लाइक चार्ज हैं, कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। लेकिन अगर एक प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, दोनों अनलाइक चार्ज है तो दोनों के बीच कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो ये तो होगी बात किसकी, फोर्स की। तो हमने अभी तक क्या जाना, हमने जाना कि चार्ज कहां से आते हैं, चार्ज आते हैं एटम से। कई बार बच्चे यही नहीं बता पाते कि चार्ज आते कहां से हैं, डेफिनेशन तो प्रॉपर पता होती है। चार्जेस कम्स फ्रॉम एटम, चार्जेस जो एटम से आते हैं, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो दो टाइप के चार्ज आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एटम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण दो फोर्स देखने को मिलते हैं, एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स और एक होता है रिपल्सिव फोर्स। इसके बारे में सबसे अच्छा बताया था कुलॉम ने। अट्रैक्टिव फोर्स लगता है अनलाइक चार्जेस के बीच में और रिपल्सिव फोर्स लगता है लाइक चार्जेस के बीच में। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये तो हो गई बात किसकी, चार्ज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। अब हम देखेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टी। अब अगर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जनरली तीन टाइप की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। पहली एडिटिविटी, पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। क्या है आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो है वो है क्वांटाइजेशन, जो कि हमारे टॉपिक में भी है आज। और तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी हम साथ में देखेंगे। बट उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। देखिए, चार्ज की बात हो गई, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद बात करें कि दुनिया में कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी आप देख लीजिए, वो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब यह है, जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जब हम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी अगर है, तो उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अलग अलग बॉडी है, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे उनका जो काउंट होगा वो अलग अलग होगा। किसी में हो सकता है दो पॉजिटिव चार्ज हो तो उतने ही इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर दो प्रोटॉन है तो दो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर तीन प्रोटॉन है तो तीन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर फोर प्रोटॉन है तो अगर फोर प्रोटॉन है तो फोर ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दुनिया में कोई सी भी बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या होती है, न्यूट्रल होती है, तब तक जब तक वो चार्ज नहीं हुई है। चार्जिंग की प्रोसेस हम आगे देखेंगे। कोई बॉडी जैसे ये भी है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। कोई मेटल है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। कब तक, जब तक कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के इक्वल ना हो जाए। और होते ही हैं,
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जब ये कंडीशन होती है तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है कि ये बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, करंट नहीं मारेगा आपको, करंट नहीं लगेगा आपको, शॉक नहीं लगेगा आपको। शॉक कब लगता है, जब कोई चीज क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो चार्जिंग प्रोसेस क्या होती है वो आगे देखेंगे, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा अगर और बातें करें, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, और हाँ इसके अलावा हम बात करते हैं कि चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं। देखिए चार्ज को डिनोट करते हैं हम किससे, क्यू से। चार्ज को डिनोट करते हैं हम किससे, क्यू से, और क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी। अब क्यू क्या है यहां पे, क्यू है आपका नंबर ऑफ चार्जेस, आई क्या है, आई आपका क्या है, करंट है, और टी क्या है आपका, टाइम है। टी क्या है, टाइम है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, जहां पर Q क्या है, चार्ज है, I क्या है आपका, करंट है, और T क्या है, टाइम है। तो चार्ज का जो मेजरमेंट होता है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम्ब। यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलॉम्ब। चार्ज का मेजरमेंट कूलॉम्ब के फॉर्म में होता है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली कूलॉम्ब यूज नहीं होता है, माइक्रो कूलॉम्ब यूज होगा। बहुत छोटी जो यूनिट है वो यूज होती है कूलॉम्ब की। कूलॉम्ब की एक्चुअल जो है ये प्रैक्टिकल यूज नहीं होती है, बहुत छोटी है, माइक्रो कूलॉम्ब यूज होगा। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो चार्ज की यूनिट होगी क्या, कूलॉम्ब हो गई। अब अगर कूलॉम्ब अगर 1 कूलॉम्ब का हमको डेफिनेशन देना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए। जैसे ये है आपका 1 कूलॉम्ब, करंट, करंट का यूनिट क्या होता है बताइए, एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। चार्ज का होता है कूलॉम्ब, करंट का होता है एम्पियर, और टाइम यानी टी होता है आपका सेकंड। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना हो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 कूलॉम्ब को डिफाइन करिए, तो 1 कूलॉम्ब को डिफाइन करने का तरीका ये है कि अगर 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की जो वैल्यू है वो अगर 1 एम्पियर है, तो उसमें ट्रांसफर होने वाला चार्ज कितना होगा, 1 कूलॉम्ब। आई बात समझ में। अगर 1 सेकंड में अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें से ट्रांसफर होने वाला चार्ज कितना है, क्योंकि चार्ज है, ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें से ट्रांसफर होने वाले चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 1 कूलॉम्ब होगी। क्लियर है। अगेन एक बार देख लीजिए, अगर कोई सर्किट है उसमें अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाता है, तो उसमें से ट्रांसफर होने वाला जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलॉम्ब होगी, 1 कूलॉम्ब होगी। क्लियर है ये चीज। तो ये होगी बात किसकी, कूलॉम्ब की। इसके अलावा हम बात करें चार्ज की, तो 2 टाइप के चार्ज हमने देखे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम जान लेते हैं कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू ऑफ चार्ज होती है, वैल्यू ऑफ चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम्ब। ये होती है चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलॉम्ब। अब 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखा जाए तो वो कितना होता है बताइए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर सॉरी उल्टा लिख दिया, ये प्रोटॉन है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 27 kg। और अगर बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 2 टाइप के चार्ज हमारे पास, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। ध्यान रखिएगा मास है ये। वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलॉम्ब है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं चाहूंगा कि आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली आप जानना चाहते हैं कि साइज का क्या फर्क होता है, तो अगर ये प्रोटॉन है, अगर ये प्रोटॉन है तो ये छोटा सा होगा आपका इलेक्ट्रॉन। देखिए फर्क कितना है। अगर ये प्रोटॉन है तो ये छोटा सा क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, और लगभग इसी के बराबर क्या होता है न्यूट्रॉन, लगभग। ठीक है।
दोनों का मास ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तो काफ़ी फर्क है। तो ये हो गई बात पूरी की पूरी चार्ज की। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की तरफ। तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आपको सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो करनी है जब आप बात करेंगे किसी बॉडी की। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है और उसमें Q1, Q2 या Q3 कई सारे चार्जेस हैं, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, मान लीजिए एक बॉडी है और इसमें कई सारे चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है। तो एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि यदि आपको टोटल चार्ज चेक करना है तो आप सिंपली मैथमेटिक्स लगाएंगे, आप सभी को जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यानी कि चार्जेस की पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि सारे चार्जेस के अंदर एडिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। मतलब सिंपली अगर किसी बॉडी का यदि आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप सारे चार्जेस को सिंपली सम कर दीजिए। मैथमेटिक्स का सिंपल सा फॉर्मूला ये आपको ये बताता है। यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 कूलम है, इसकी 3 कूलम है और इसकी 4 कूलम है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल कितना हो जाएगा बताइए? 9 कूलम। सिंपल। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताती है कि चार्जेस जो है वो क्वांटाइज्ड होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि काउंटेबल नंबर में होते हैं चार्जेस। चार्जेस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, कभी भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिलेगी। चार्ज की अगर हम बात करें वो क्वांटाइज्ड होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि दुनिया में कोई एक बॉडी है, तो आप मुझे ये बताइए कि उसके पास सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है चार्ज की वो कितनी हो सकती है? मतलब उसके पास मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है? मिनिमम चार्ज की वैल्यू क्या होगी? कई बार होगा कि बॉडी में 1 चार्ज होगा, 2 चार्ज होगा, 3 चार्ज होगा। तो किसी बॉडी के पास मिनिमम चार्ज की वैल्यू क्या हो सकती है? वो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के वैल्यू के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसके बराबर होगी। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि डेफिनेशन में लिख देता हूं डायरेक्ट, द चार्ज carried by a body, the charge carried by a body is always an integral multiple of the smallest unit of charge। सबसे सरल डेफिनेशन मेरे हिसाब से, द चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी, कोई भी बॉडी जिसके पास चार्ज है, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। वो क्या होगा? एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि क्या हो सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो क्या हो सकता है? प्रोटॉन हो सकता है। यानी कि क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करें, सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी, तो उसकी डेफिनेशन हो गई ये, और क्वांटाइजेशन को हम लिखते हैं Q इक्वल टू एन के फॉर्म में। ये है क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला, जहां पर Q क्या है? Q है आपका चार्ज, N क्या है? नंबर्स है, किसी फॉर्म में नंबर हो सकता है, इंटीजर होगा ही जनरली, कोई भी इंटीजर होगा, जैसे कि -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3, नेगेटिव वैल्यू भी सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी सकती है। और E क्या है? E यानी कि चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻, आप ये प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं। यदि आपका चार्ज प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव है तो प्लस होगा, और अगर नेगेटिव है तो माइनस होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होगी वैल्यू किसकी? इलेक्ट्रॉन की।
तो दुनिया में कोई बॉडी है तो उसमें जो चार्ज मिलेगा वो इंटीग्रल के फॉर्म में मिलेगा। इंटीग्रल के फॉर्म में मिलेगा मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है और इसके पास मान लीजिए टोटल दो चार्ज हैं, एक ये है और एक ये है। तो अगर कई सारे चार्ज हैं या दो चार्ज हैं तो इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे? n इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2 है, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा 2e। q इक्वल टू कितना हो जाएगा 2e। अगर तीन चार्ज है तो कितना हो जाएगा 3e, फिर कितना हो जाएगा 4e, फिर कितना हो जाएगा 5e, 7e, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा। 0.5, 0.53 e साथ में लगा लीजिए, इस फॉर्म में कभी नहीं होगा क्योंकि डेसिमल वैल्यू आ गई। और जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा, ये फिक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। Q इक्वल टू एन ही है, ये होगा क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला हमारा, यानी कि सारे चार्ज कितने होते हैं? क्वांटाइज होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होंगे, यानी फ्रैक्शन में ही होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे, इंटीग्रल के फॉर्म में होंगे। 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, बट कभी भी 0.5 ही नहीं होगा, 3.5 ही नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि डज अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 टू पावर -20 कूलम। क्या किसी बॉडी के पास 4.8 इंटू 10 टू पावर -20 कूलम का चार्ज हो सकता है? क्या पॉसिबल है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए टोटल चार्ज की वैल्यू Q कितना दिया है बताइए? Q दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20। हमको n निकालना है। E की वैल्यू कितनी होती बताइए? E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्वेश्चन यहाँ था n को निकालना है। देखिए n अगर आपका इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आता है, इंटीजर अगर आ जाता है, इंटीजर मतलब कि 1 2 3 4 माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर इंटीजर आ जाता है तो ऑफ कोर्स ये बॉडी जो है इतना चार्ज कैरी करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू निकालना है तो n को प्रोजेक्ट करिए, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? Q अपॉन E। अगर Q अपॉन E हो जाएगा तो n Q कितना है बताइए? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताइए? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये से ये कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा। और ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? ऊपर जाएगा तो जाएगा प्लस का 19, यहां पर कितना बचेगा? 3 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी कि 0.3। n कितना आया? 0.3 आया। अगर n आपका 0.3 आया है, इट मीन्स ये एक डेसिमल वैल्यू है, और डेसिमल वैल्यू अगर आ गई है इट मीन्स किसी भी बॉडी के पास इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, इतना चार्ज किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक चार्ज अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक चार्ज is required how many electric charge is required to make 1 coulomb how many electric charge is required to make 1 coulomb मतलब 1 कूलॉम का चार्ज बनाने के लिए, 1 कूलॉम बनाने के लिए उस बॉडी को कितने चार्ज लगेंगे? कोई बॉडी है उसमें 1 कूलॉम का चार्ज बनाना है तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस लगेंगे? n निकालना है। तो ठीक है, Q इक्वल टू कितना है बताइए? 1 इंटू C। नंबर ऑफ चार्जेस निकालने तो आ जाएगा यहाँ पे n, और E की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बेसिक क्वेश्चन है। n निकाल लेते हैं। अगेन n इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन E होता है, यानी कि 1 अपॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये 10 टू द पावर -19 इसको ऊपर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा बताइए? ये जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19।
तो एक 10 इसको दे दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइड बाय 1.6, ये से ये काटेंगे, कट करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। देखिए इंटीजर फॉर्म में है, आप बोलेंगे 6.25, ऐसा नहीं है। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये पूरी की पूरी क्या आएगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। मतलब कि अगर किसी बॉडी में 1 कूलम्ब का टोटल चार्ज लाना है तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने चाहिए हमको, इतने चाहिए, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। तो ये होगी बात क्वांटाइजेशन की। आई होप आपको क्वांटाइजेशन क्लियर हो गया होगा। साथ ही बता दूं कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, हमने देखा उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होती है, बट उसका जो डायरेक्शन है उसके पास नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, क्वांटाइजेशन की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करता है चार्ज, मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जाए, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जहां पर अब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर होना पॉसिबल ना हो, तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होता है उसकी वैल्यू, नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने ही ज्यादा जो अपोजिट जो चार्ज है वो क्रिएट हो जाएगी उस बॉडी में। एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी कोई ए बॉडी है और एक कोई बॉडी है बी, ये दोनों बॉडीज हैं और दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितने चार्जेस पॉजिटिव वाले हैं उतने ही नेगेटिव वाले हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पे क्या है, इक्वल है। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, टोटल जो भी चार्जेस होंगे वो हम देख लेते हैं। अब यहां पर मान लीजिए दोनों को चार्ज किया गया। अब चार्ज करने की कोई प्रोसेस हो सकती है, मान लीजिए फ्रिक्शन के थ्रू किया गया, रगड़ के किया गया, तो होगा क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरी वाली बॉडी में। यानी कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले मान लीजिए 4 हमको यहां पर दिख रहे हैं, तो मान लीजिए यहां पर अब 2 ही बचे और वो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहां चले गए। वो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहां चले गए। क्यों चले गए, देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे क्या है यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं। जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है, यानी जो आउटर ऑर्बिट होता है सबसे बाहर वाला, वो अपने न्यूक्लियस से उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से नहीं बंधा होता है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको दिया जाए तो ये अपने इस न्यूक्लियस को छोड़कर इसके पास चला जाता है, इस बॉडी के पास चला जाता है। सेम चीज यहां पर हो रही है। सिंस चार्जिंग फ्रिक्शन के थ्रू भी होती है, कई सारे तरीके हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। जैसे चार्जिंग फ्रिक्शन के थ्रू भी होती है, तो चार्जिंग मतलब क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन तो कर नहीं सकते हैं। तो चार्जिंग का मतलब ये होता है कि जब सर्टेन जो चार्ज है या जो चार्ज की एनर्जी है वो ट्रांसफर होने लग जाए। तो यहां से देखिए, जब फ्रिक्शन के थ्रू हमने चार्ज किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से कहां चले गए, इस बॉडी में चले गए। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, कमी आ गई, और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर इस बॉडी का अगर नेट चार्ज निकाला जाए तो पहले के टोटल चार्ज के इक्वल ही होगा। आई बात समझ में, पहले इसके पास कुछ चार्ज रहा होगा, इसके पास कुछ चार्ज रहा होगा, दोनों को आप ऐड करिए, एक नंबर आएगा। मान लीजिए कितना आ गया, 5 कूलम्ब आ गया मान लीजिए। वैसे जब यहां पर होगा तो यहां पर जो हम नेट चार्ज निकालेंगे तो हमको उसके बाद भी क्या मिलेगा, 5 कूलम्ब मिलेगा। मतलब अगर चार्ज की हम बात करें तो चार्जिंग के दौरान अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो नेट चार्ज में कोई फर्क नहीं आता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज एक कांस्टेंट होगा, यानी कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी थी, ये भी एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी थी, दोनों का फ्रिक्शन के थ्रू क्या किया गया, चार्जिंग की गई। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई और यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया सरप्लस में। और जब सरप्लस में हो गया तो हमने इस आइसोलेटेड सिस्टम को जब बाद में हमने नेट चार्ज कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि जैसे जितना चार्ज पहले दोनों बॉडीज में नेट चार्ज, उतना ही नेट चार्ज अभी भी है।
और नेट चार्ज होने के बावजूद भी देखिए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज की, और जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं जिसे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। एक बार अगर रिवाइज कर लिया जाए तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि चार्ज होता क्या है। हमने देखा कि चार्ज कहां से आता है, एटम से आता है। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में उस पूरे एटम का मास जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। पूरा जो मास होता है लगभग कहा जाए 99% जो मास होता है वो न्यूक्लियस में मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है। ये होगी बात एटम की। दो चार्ज कौन कौन से होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कौन सा करता है, नेगेटिव चार्ज। नाम किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। अब इसके बाद बात करें प्रॉपर्टी की, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है अट्रैक्टिव और एक होता है रिपल्सिव। अट्रैक्टिव किसके बीच लगता है, लाइक चार्जेस के बीच में, अनलाइक चार्जेस के बीच में, और रिपल्सिव लगता है लाइक चार्जेस के बीच में। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो ये लाइक चार्ज है, रिपल करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, लाइक चार्ज है, रिपल करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो होगी बात चार्ज की। इसके बाद हमने देखा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा हमने देखा कि कोई बॉडी न्यूट्रल कब कहलाती है, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि चार्जेस की जो मेजरमेंट होता है, जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम। कूलॉम की डेफिनेशन भी हमने देखी कि अगर एक सेकंड में किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें से ट्रांसफर होने वाला चार्ज कितना होगा, 1 कूलॉम का होगा। इसके अलावा हमने न्यूमेरिकल देखे। हमने देखा कि 1 कूलॉम का चार्ज अगर हमको क्रिएट करना है तो हमको 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18 चार्जेस की जरूरत होगी। ये हमने देखा। इसके अलावा 3 प्रॉपर्टी देखी। एक हुआ एडिटिव। एडिटिव मतलब कि अगर कोई बॉडी है तो उसमें नंबर ऑफ चार्जेस को आप सिंपली ऐड करके आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्जेस निकाल सकते हैं, टोटल चार्जेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा, इंटीजर्स के फॉर्म में मिलेगा, 1e 2e 3 के फॉर्म में मिलेगा, कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 3/2e नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो ये होगा क्या, क्वांटाइजेशन। हमने उसके भी न्यूमेरिकल देखे। फिर हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आइसोलेटेड बॉडी आपने ली है, अर्थ एक आइसोलेटेड बॉडी है, याद रखिएगा। तो आइसोलेशन का मतलब, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब ये होता है कि अब फर्दर जो है चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होंगे। तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे हमने ली थी, ए और बी लिया था। जब हमने चार्जिंग कराया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। नेट चार्ज सिस्टम का निकाला जब हमने, तो नेट चार्ज उतना ही था जितना पहले था। तो ये होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जल्दी मैं आऊँगा अगली वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे कूलॉम्स का लॉ और चार्जिंग बाय डिफरेंट मेथड देखेंगे। थैंक यू सो मच।